Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, 12 नवंबर को होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो पेपर होना है ऑल इंडिया में, उसमें कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का ये टेस्ट होना है। तो इसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय चयन द्वारा एक अभ्यास प्रश्न बैंक बनाई गई है, जिसमें बच्चों के लिए जो मूक टेस्ट तैयार किए गए हैं वो भी उसी में से बनाए गए हैं। तो इसमें 120 क्वेश्चन बच्चों को अभ्यास के लिए दिए गए हैं। इन प्रश्नों को उनकी अवधारणाओं के साथ अपन लोग इनको समझेंगे, जिससे बच्चे इसको समझकर और जो 12 नवंबर को जो पेपर होना है नेशनल अचीवमेंट सर्वे का, उसमें अच्छे से बच्चे उन प्रश्नों को अवधारणाओं के साथ समझकर हल कर सकें, उनके सही विकल्प चुन सकें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्निंग मैथ्स एसओजी अनमोल में। और चलिए अपन लोग देखते हैं कक्षा 8 के लिए प्रश्नों का जो क्रम क्या है। तो बारी बारी से अपन लोग प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है। सभी प्रश्न 4 उत्तर वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न अपन लोग अपने पास जो दिया गया है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि एक शहर की जनसंख्या 6 लाख है और शहर में 3,60,000 पुरुष हैं, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ये अपन को यहाँ पे इस सवाल में बताना है। तो ये 4 उत्तर हैं। 40% है या 50% है या फिर 60% है या फिर 66.6% है। तो इसलिए अपन लोग एक्चुअली जानते हैं कि जो कुल जनसंख्या है उसमें पुरुष होंगे और महिलाएं होंगी। तो यहाँ पुरुष की जनसंख्या दी गई है, यहाँ पे पुरुष की संख्या दी गई है 3,60,000। तो जब 3,60,000 में से अपन लोग इस 6 लाख में से कम कर देंगे तो अपने पास 2,40,000 बचेगा। और 2,40,000 कौन की संख्या होगी? वो तो निश्चित है कि महिलाओं की संख्या होगी। और जब अपन लोग प्रतिशत उसका निकालते हैं तो निश्चित है कि महिलाओं की संख्या जो 2,40,000 है और जो कुल संख्या है वो 6 लाख है, तो बटे में 6 लाख रहेगा, गुणित 100 और प्रतिशत का अपन लोग चिन्ह लगा देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है अपन को। तो जब ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, ये 4 बिंदी से 4 बिंदी कट जाएंगी, ये और 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, ये कट जाएगा इधर। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा और 20 दूनी 40। तो ये इस तरह से अपन यहाँ सॉल्व होकर ये 40% आ जाएगा। तो यहाँ महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 40% इस सवाल में है। तो अपन लोग देख सकते हैं कि पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो पहला ए नंबर का सही होगा, 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं अपन लोग। यहाँ अगला वाला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई। मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बची। यदि प्रत्येक ट्रक में 2050 ईंटें थीं तो मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ? तो सिंपल सी बात है कि जब एक ट्रक में 2050 ईंटें आती हैं और 8 ट्रक ईंटें उसने मंगवाई हैं, तो पहले अपन लोग ये पता कर लेते हैं कि इसमें कुल ईंटें कितनी मंगवाई। यानी 8 का गुणा अपन लोग 2050 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16,400 आ जाएगा। यानी 16,400 ईंटें केशव ने मकान बनाने के लिए मंगवाई। अब 550 ईंटें शेष बच गई मकान बनने के बाद, तो 550 अपन लोग जो ईंटें शेष बच गई उनको अपन लोग 16,400 में से कम कर देंगे तो कितना बचा? 15,850 बचा। यानी 15,850 जो ईंटें हैं वही मकान में लगी हुई हैं। तो वो यही पूछ रहे थे कि मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो 15,850 ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में हुआ है। यानी कि जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है वो सी नंबर का है। सी नंबर पे 15,850 जो ईंटें हैं वो सही आंसर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है अपना
3 नंबर का तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए तथा बैठने हेतु 3000 कुर्सियां लगाई गईं। प्रथम 660 कार्डों में से प्रत्येक कार्ड के मान से 3 सदस्य और बाद के शेष 110 कार्डों में से प्रत्येक कार्ड के मान से 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए तो सभागार में कितनी कुर्सियां खाली बच गईं। अब 3000 कुर्सियां उसमें लगाई गई थी, तो पहले अपन लोग ये पता कर लेते हैं कि कितने लोग उस सभागार में आए थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 770 कार्ड चूँकि बांटे गए हैं और इनमें से 660 कार्ड हैं, उनमें प्रत्येक कार्ड पर 3 व्यक्ति आ रहे हैं, इसका मतलब 660 का अपन लोग 3 में गुणा करेंगे तो ये आपका 1980 आ जाएगा। और फिर जो बचे हुए कार्ड हैं 110, उसमें चूँकि एक कार्ड पर 4 लोग आ रहे हैं तो 110 का अपन लोग 4 में गुणा करेंगे, 440 आ जाएंगे। यानी 1980 660 कार्डों पे लोग आ गए और जो बचे 110 कार्ड हैं उन पर 440 बच्चे आ गए, या कह सकते हैं अपन लोग सदस्य आ गए। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ 2420 हो जाएगा, यानी 2420 कुल लोग उस सभागार में आए। लेकिन कुर्सियाँ कितनी लगी हुई थी, 3000। तो अब निश्चित बात है कि जब 3000 कुर्सी लगी हुई थी और 2420 लोग उस सभागार में आए तो बची कुर्सी कितनी, तो 3000 में से अपन लोग ये 2420 कम कर देंगे तो 580 जो है बच जाएगा, यानी 580 कुर्सियाँ शेष बच गई, खाली बच गई। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 3 है उसका जो उत्तर है वो डी नंबर का सही है, 580। अब अपन लोग अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है अपना चौथे नंबर का। तो उसमें लिखा हुआ है कि एक 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है और भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत रहते हैं। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी। बात यहाँ पे आती है कि 21 मंजिला भवन है और उसमें नीचे वाला जो हिस्सा है वो पार्किंग के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 20 मंजिल जो हिस्सा है उन्हीं में लोग रहते हैं। तो 20 जो मंजिल वाला मकान है उसमें और प्रत्येक तल में 16 लोग रहते हैं। इसका मतलब 16 का अपन लोग इस 20 में गुणा कर देंगे, तो 16 का जब 20 में गुणा करेंगे तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या, ये 16 परिवार हैं तो परिवार की संख्या आ जाएगी। कितने परिवार हो जाएंगे पूरे भवन में रहने के लिए, चूँकि नीचे के हिस्से में तो पार्किंग की सुविधा है तो 20 केवल भवन है जिनमें अपन को 16 परिवार रहते हैं। और चूँकि हर परिवार से 500 रुपये लिए जा रहे हैं तो अपन 500 गुणा कर देंगे। और चूँकि एक महीने का शुल्क 500 है, अपन को साल भर का निकालना है तो अपन को 12 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 20 यहाँ पर मंजिल हो जाएंगी और 16 परिवार हर मंजिल में रहते हैं और हर परिवार से 500 रुपये लिए जाते हैं और 12 महीने में अपन को पता करना है, 12 महीने में 1 साल में पता करना है। तो ये लिखकर अपन सभी का मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका 19,20,000 आ जाएगा, यानी 19,20,000 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। तो ये जो 19,20,000 जो रुपए हैं वो उसकी वार्षिक आमदनी कंपनी की होगी। यानी कि प्रश्न नंबर जो 4 का जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो बी नंबर का है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग 5वें प्रश्न पे आते हैं। तो 5वां प्रश्न अपन लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क में से 5 किलोमीटर सीमेंट की तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई है। यदि सीमेंट की सड़क बनाने की लागत 330,000 कह सकते हैं अपन, तो 3,30,000 रुपये प्रति किलोमीटर तथा सामान्य सड़क बनाने की जो लागत है वो 1,80,000 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो सड़क बनाने में कितनी लागत लगी है। तो बात यह आती है कि 100 मीटर सड़क अपन को कुल बनानी है और 5 किलोमीटर सीमेंट की बनानी है और शेष सड़क जो 95 किलोमीटर है वो अपन को सिंपल बनानी है। तो 5 किलोमीटर सड़क सीमेंट की बनती है तो 1 किलोमीटर का जो रेट है उसके हिसाब से अपन लोग देखेंगे। यहाँ पे 5 किलोमीटर सीमेंट सड़क बनानी है और 1 किलोमीटर अपना 3,30,000 में 1 किलोमीटर बनता है। तो 5 का जब गुणा करेंगे तो ये 3,30,000 में अपन लोग 5 गुणा करेंगे तो ये 16,50,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सीमेंट की बनी हुई सड़क की लागत हो जाएगी और बची हुई 95 किलोमीटर सड़क अपन को सामान्य तौर से बनानी है। तो जो 1,80,000 जो रेट है प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो 95 किलोमीटर अपन को बनानी है। तो ये हो जाएगा आपका
1,71,00,000 यहाँ पे हो जाएगा अपना ये इसका। अब अपन लोग जब इसको देखेंगे तो ये सीमेंट का बना हुआ इतना पैसा खर्च हुआ है सीमेंट वाली सड़क बनाने के लिए, और सामान सड़क बनाने के लिए 1,71,00,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो ये जब दोनों मिला देंगे, क्योंकि अपन को पूरा खर्चा यहाँ पे बताना कितना खर्च हुआ है, तो जब ये दोनों को ऐड कर देंगे अपन लोग तो 1,87,50,000 रुपये कुल खर्चा यहाँ पे होगा। और जो यहाँ पे बी नंबर का जो आंसर है वो सही है, यानी कि 5वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग और 6वां प्रश्न देखते हैं। तो 6वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि एक वाहन निर्माता कंपनी है और प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण कर वर्ष भर में 14,600 मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। तो कंपनी में सन 2020 में माह फरवरी में जनवरी की अपेक्षा कितनी कम मोटरसाइकिलों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि अपन को जनवरी और फरवरी में मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ है वो निकालना पड़ेगा, और उनमें आपस में कितना अंतर है वो अपन को देखना पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि हर दिन वो 40 मोटरसाइकिल यहाँ पर कंपनी बनाती है, और 2020 की बात चल रही है यहाँ पर, और वो भी फरवरी और जनवरी में बात चल रही है। तो अपन को एक बात यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि 2020 जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लीप बर्स, ये एक लीप बर्स होगा, क्योंकि जिसमें 4 का भाग चला जाता है जिस सन में, वो लीप बर्स होता है, यानी कि 29 दिन का फरवरी होता है, यानी कि 366 दिन होते हैं 65 की बजाय, एक दिन ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी उस टाइम में 29 दिन की होगी, और जनवरी में अपन जानते हैं कि जनवरी में तो अपन 31 दिन होते हैं। तो अपन लोग पहले इन 2020 में ये बात कर लेते हैं कि जनवरी में कितना मोटरसाइकिल तैयार होगा। एक दिन में 40 बनती हैं, तो 31 दिन में कितनी बनेंगी, 31 का अपन 40 में गुणा करेंगे तो 1,240 मोटरसाइकिल बन जाएंगी जनवरी में। और चूँकि फरवरी लीप बर्स वाला महीने की फरवरी है, तो 29 दिन का फरवरी होगा, तो 29 जब एक दिन में 40 बनती है तो 29 में कितनी मोटरसाइकिल बन जाएंगी, वो बन जाएंगी 1,160 बन जाएंगी फरवरी में। तो अपन देख पा रहे हैं कि जनवरी में 1,240 मोटरसाइकिल तैयार हुई, और फरवरी में 1,160 मोटरसाइकिल तैयार हुई हैं। तो इसमें कितने का अंतर चल रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 80 का अंतर चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 6वें प्रश्न का जो आंसर है वो सी नंबर का सही है, 80। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन लोग देखते हैं। 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन लोग। तो इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि एक छात्र समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करता है, यह उसके जेब खर्च का 10% है। उसका जेब खर्च रुपए में कितना है ये अपन को बताना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 350 रुपये जो खर्च करता है वो जेब खर्च का 10%। इसका मतलब वो जो पैसा है उसका 10% 350 रुपये है। तो यहाँ पर देख पाते हैं कि जेब खर्च का 10% 350 रुपये है, यानी कि जेब खर्च का मतलब 10% यहाँ 10/100 लिख देंगे और बराबर 350 लिख देंगे। तो जब 100 का यहाँ मल्टीपल होगा और ये 10 का डिवाइड होगा तो ये 3500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा जेब खर्च, यानी जेब खर्च यहाँ पे उस व्यक्ति का 3500 रुपये यहाँ पे है। तो ये 7वें प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर का 3500 सही है। आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न की ओर जाते हैं अपन लोग। 8वां प्रश्न देखते हैं। तो 8वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 8वें प्रश्न में ये इस तरह से सही बटे में नंबर्स लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है, तो रस्सी का प्रति मीटर मूल्य कितना होगा। तो बात यहाँ पे आती है कि ये सभी मिश्र भिन्न के फॉर्म में लिखे हुए हैं या नंबर्स। अपन को इसको मिश्र भिन्न को पहले अपन को जो विषम भिन्न है उसके रूप में बनाना पड़ेगा, और विषम भिन्न बनाने के लिए अपन लोग जानते हैं इसका प्रोसेस, किस संख्या को अपन लोग कैसे एक विषम भिन्न में तैयार करेंगे। तो 3 का 5 में गुणा हो जाएगा, 3 5 15 और 2 ऊपर के जुड़ जाएंगे, 15 और 2 17/3, तो ये 17/3 बन जाएगा इसका जो विषम भिन्न बनेगा वो इस भिन्न से। और ये जो है यहाँ पे जब अपन लोग 4 का गुणा करेंगे 12 चौके 48 हो जाएंगे, और 48 और 3 51 हो जाएंगे, 51/4, तो 51/4 जो होगा वो उसका विषम भिन्न बन जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं भिन्न जो मिश्र भिन्न के रूप में दिए गए हैं उनको अपन लोगों ने पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ फिर ये 5 सही 2/3 की जगह अपन लोग 17/3 मीटर लिख सकते हैं। 17/3 मीटर रस्सी का जो मूल्य है वो यहाँ पे इसको बदलेंगे 12 चौके 48 और 3 51/4, यानी कि 17/3 मीटर रस्सी का जो मूल्य है वो 51/4 रुपये है। जब 1 मीटर का अपन लोग मूल्य निकालेंगे तो ये 17/3 इसके बटे में पहुँच जाएंगे, 51/4 के जब बटे में पहुँचेंगे तो ये पलट कर 3/17 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा।
डिवाइड को जब अपन लोग इनटू में चेंज करते हैं तो बटे की जो संख्या वो पलट के आ जाती है पास में, तो 17×3 = 51 हो जाएगा और 3×9/4 हो जाएगा। तो 9/4 यहाँ पे जो 1 मीटर की जो मूल्य है वो आ जाएगा 9/4। चूँकि आंसर्स यहाँ पे सही बटे में दिए गए हैं तो अपन लोग इस विषम बिंदु को वापस सही बटे में तैयार करेंगे। तो ये 4 का जब भाग देंगे 9 में, तो 4 का भाग 9 में 2 बार जा पाएगा, तो 2 सही, और बचा कितना, फिर 1 बचा, तो 2 सही 1/4 ये मिश्र बिंदु के रूप में फिर से ये राशि तैयार हो जाएगी। तो 1 मीटर का जो मूल्य है वो 2 सही 1/4 रुपये है। तो अपन देख सकते हैं इसमें 8वें प्रश्न का जो उत्तर है इन चारों में से वो ए नंबर का सही है, 2 सही 1/4। आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर का अपन लोग प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक किसान के यहाँ गेहूं और चने के कुल उत्पादन में से गेहूं का उत्पादन 3/4 भाग है और चने का उत्पादन 1/4 भाग है। यदि किसान के यहाँ गेहूं का उत्पादन 600 कुंटल हुआ है तो चने के उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, ये अपन को बताना है। तो अपन लोग ये मान के चलते हैं कि कुल जो उत्पादन हो रहा है उसके यहाँ अनाज का वो x हो रहा है, तो गेहूँ जो x है, x का जो गेहूँ है कितना % हो रहा है भाग, तो x का 3/4 हिस्सा मतलब गेहूँ हो रहा है यहाँ पर पैदा हो रहा है उसके यहाँ, तो x का 3/4 हिस्सा यानी कि कितना 600 लिखेंगे अपन लोग इसमें, क्योंकि ये लिखा हुआ है क्योंकि जो 3/4 भाग है वो कितने कुंटल है, वो 600 कुंटल है। तो अपन x का 3 भाग 600 कुंटल होगा, तो इससे अपन जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा 600 में और 3 का नीचे भाग चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ये x का मान 800 आ जाएगा, यानी कि 800 कुंटल कुल उसके यहाँ उत्पादन होता है। ये x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब वो ये कहते हैं कि चने के उत्पादन की मात्रा कितनी है, तो चने का भाग जो 1/4 है, तो अपन लोग 800 का 1/4 भाग निकाल लेंगे, तो 800 का 1/4 भाग निकालेंगे कितना आएगा, 200 कुंटल आएगा, यानी चना उसके यहाँ 200 कुंटल होता है। तो अपन देख सकते हैं इन चारों आंसर में से ये जो सी नंबर का आंसर है 200 कुंटल वो सही है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर जो है सी नंबर का सही है, 200 कुंटल। अब अपन लोग 10वें प्रश्न पे आते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 प्रथम श्रेणी से प्राप्त की है और कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की है। तो अपन लोग जानते हैं कि प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और नहीं की है, कुल मिला के वो 60 बच्चे होंगे। तो 60 का पहले अपन लोगों ने 2/5 हिस्सा निकाला, तो 60 का जब 2/5 हिस्सा अपन लोग निकालेंगे तो वो 24 आएगा, यानी 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। अब 60 में से जब 24 बच्चे प्रथम श्रेणी वाले कम हो जाएंगे तो बचे कितने, 36 बचेंगे। तो 36 जो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की। तो सवाल में यही पूछा गया है कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की, तो सिंपल सी बात है वो निकल के 36 आया है। तो ये 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर का 36 सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग और देखते हैं अगला प्रश्न 11वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया है। पूरी दीवार है और उस पर 2/3 हिस्सा जो था उसके पर पेंट किया है शुभम ने, और उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उसकी दीवार का 1/2 भाग पेंट किया। मतलब 2/3 भाग उस दीवार का शुभम ने पेंट कर दिया है और माधवी ने उस दीवार का 1/3 भाग पेंट कर दिया है। तो अभी दीवार का कितना भाग और पेंट करने के लिए शेष बचा है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपन देखते हैं कि जब शुभम ने 2/3 भाग पेंट कर दिया है और माधवी ने 1/3 भाग पेंट कर दिया है, तो अपन जब दोनों भागों को आपस में जोड़ते हैं तो वो टोटल 1 बन जाता है। 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 कट जाएगा और 1 आएगा। इसका मतलब ये पूरी दीवार आ गई यहाँ पर। इसका मतलब दोनों ने मिलकर पूरी दीवार पोत दी, क्या कह सकते हैं, पूरी दीवार पर पेंट कर दिया है। तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। तो यहाँ जो आंसर है इसमें चारों में से ये पहला वाला आंसर होगा, कोई भी भाग शेष नहीं बचा नहीं है, यानी 11वें प्रश्न का उत्तर ए वाला सही है। आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न की ओर जाते हैं। अपन लोग 12वां प्रश्न पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 12वें प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है कि आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज है और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर हैं और शेष आलू हैं। तो आलू का वज़न कितना होगा। तो अपन यहाँ पे बात आती है कि पहले सब्जी को अपन लोग ठीक से जोड़ लेते हैं कि कितनी कितनी सब्जी हो गई। कुछ 10 किलोग्राम सब्जी उसे खरीदनी है, तो कितनी सब्जी उसकी खरीद चुका है वो देख लेते हैं अपन लोग। तो प्याज उसने कितनी खरीदी है, 3 किलो 500 ग्राम, तो 3 किलो 500 ग्राम प्याज लिख लिया अपन लोगों ने। टमाटर 2 किलो 75 ग्राम लिखे हैं उसने, तो 2 किलो 75 ग्राम
टमाटर ले लिए अपन, जब इन दोनों को जोड़ा अपन लोगों ने प्याज और टमाटर को, तो ये 5 किलो 575 ग्राम आ गई यहाँ पर संख्या। अब कुल सब्जी अपने पास 10 किलो है, तो 10 किलो को अपन लोग इस तरह से किलो में और ग्राम में अगर बदलेंगे तो 9 किलोग्राम और 1000 ग्राम अलग अलग कर लिए, जिससे अपन को ये सब्जी की मात्रा 5 किलो और 575 ग्राम घटाने में आसानी हो जाए। तो अपन 9 किलो और 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते तो अपन 9 किलो अलग कर लिया और 1000 ग्राम अलग कर लिए, तो जिससे घटने में आसानी हो जाएगी। तो 5 किलो 575 ग्राम अपन लोगों ने इसमें जब माइनस किया तो यहाँ पे तो 1000 में से ये 575 घट जाएगा तो 425 ग्राम बचेगा, और 9 किलोग्राम में से 5 घट जाएगा तो 4 किलोग्राम बचेगा, यानी कि 4 किलोग्राम 425 ग्राम 4 किलो 425 ग्राम जो है शेष सब्जी बची है, यानी कि वो आलू हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सवाल में 4 किलोग्राम 425 ग्राम जो ए नंबर का जो इसका विकल्प है 12वें प्रश्न का, वो सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अपना कह सकते हैं 13वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। उसमें लिखा है, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध हैं। तो अधिकतम से निम्नतम का मतलब ये होता है कि घटते क्रम में बात चल रही है, अवरोही क्रम में बात यहाँ चल रही है। तो ये संख्याओं को अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं, जब ये सभी संख्याओं को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, घटते क्रम में कौन सी संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ साफ साफ दिखा हुआ है कि 0.444 ये संख्या बड़ी है और फिर उससे छोटी 0.43 है, फिर और छोटी 0.4 है और छोटी 0.345 है। तो ये संख्या क्रम से घटते हुए क्रम में दिख रही है अपन को। तो इस वाले पहले प्रश्न जो 13वें नंबर का जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो चौथा वाला विकल्प डी नंबर का सही है। उसमें ये क्रम अधिकतम से निम्नतम की ओर क्रमबद्ध है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन लोग देखते हैं। ये 14 नंबर का जो प्रश्न आता है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं, और इतना 7/8 मीटर तार है और इसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, इनमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है और दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि भिन्न टाइप की ये संख्याएं दी गई हैं, तो अपन लोग जब 7/8 मीटर तार के टुकड़े में से जो 1/4 वाला मीटर वाला टुकड़ा कम कर देंगे, घटा देंगे, तो बचा हुआ हिस्सा है वो बचा हुआ टुकड़ा की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने 7/8 में से 1/4 कम कर दिया, तो यहाँ एलसीएम जब लेंगे 8 और 4 का, तो एलसीएम 4 ही आएगा। और निश्चित है कि फिर अपन लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का यहाँ एलसीएम में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएंगे। और फिर दूसरी संख्या का जो हर है उसका 4 का भाग अपन एलसीएम में देंगे तो 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, तो 2 का अंश में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 तो 2 आ जाएगा, यानी 7 ऋण 2 ऊपर आ जाएगा और 7 ऋण 2 यानी कि 5, तो 5/8 आ जाएगा। और 5/8 5 में जब अपन लोग 8 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 0.625 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पॉइंट में जो वैल्यू है प्रश्न नंबर 14 की जो बी नंबर का है 0.625 0.625 मीटर, ये सही है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग और 15वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 15वां क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्वारी तैयार करता है। क्वारियाँ होती हैं, सब्जी लगाई जाती हैं, या फिर खेत में पानी को स्टोर करने के लिए जगह जगह मट्टी के चारों तरफ से किनारे बना दिए जाते हैं, जिससे पानी वहाँ लंबे समय तक स्थिर रह सके, रुक सके, तो ऐसी इन्हें क्वारी बोलते हैं अपन लोग। तो एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्वारी तैयार करता है और क्वारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है। तो किसान को कितनी खाद खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात आती है कि 1 वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद, 1 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है। तो पहले अपन लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किस क्षेत्रफल में अपन को खाद डालनी है, कितने क्षेत्रफल में खाद की जरूरत किसान को पड़ेगी। तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसमें 8 मीटर भुजा की वर्गाकार, तो इसकी जो 8 मीटर है वो वर्ग की एक भुजा है, और अपन लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो भुजा का वर्ग होता है, यानी 8 का जब वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि जो क्वारी का जो क्षेत्रफल है वो 64 मीटर वर्ग आ जाएगा, या 64 वर्ग मीटर आ जाएगा। चूँकि 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलोग्राम खाद लगता है, तो 64 वर्ग मीटर के लिए 64 किलोग्राम खाद लगेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये बात आती है कि 64 किलोग्राम खाद उसे चाहिए किसान को। तो यहाँ पे 15वें प्रश्न का जो आंसर है वो सी नंबर का सही है, 64 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न यहाँ पे आता है। तो 16 प्रश्न को अपन लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप कितना होगा। चूँकि आयत की बात चल रही है, आयताकार भूखंड की बात चल रही है,
आयताकार यानी एक आयत है और आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं कि 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई के बराबर परिमाप उसका होता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि परिमाप कितना होगा ये बताना है। तो पहले हम लोग इसके जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्षेत्रफल इसका। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर 440 अपन लोगों ने यहाँ वर्ग मीटर लिख दिया। तो चूँकि यहाँ पे बात आती है यहाँ पर लंबाई इसकी 22 मीटर, लंबाई की जगह अपन लोगों ने 22 रख दिया। तो ये 22 का जब भाग देंगे 440 में तो ये 20 बार जाएगा, यानी चौड़ाई इसकी 20 मीटर आ जाएगी। अब अपन लोग परिमाप जानते ही हैं, 2 लंबाई गुणित 2 चौड़ाई होता है, सॉरी 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई होता है। तो 2 और ये लंबाई 22 है प्लस 2 और चौड़ाई इसकी 20 है, तो 22 दूनी 44 हो गया और ये 20 दूनी 40 हो गया। तो 44 को जब 40 मिलाएंगे तो कितना हो गया, 84 हो गया। यानी इसका परिमाप जो है आयताकार भूखंड का वो 44 मीटर आएगा। तो इसका 16 प्रश्न का जो उत्तर है वो डी नंबर का सही है, 84 मीटर। आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। 17 प्रश्न देखते हैं। उस 17 प्रश्न में क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप दिया गया और परिमाप अपन लोग जानते हैं कि परिमाप लंबाई और चौड़ाई से बनता है। यहाँ पर आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो अपन लोग परिमाप को जब लिखेंगे तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई बराबर परिमाप लिखेंगे। तो 2 लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दी गई है, तो 2 गुणित चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी गई है, 30 लिख देंगे। तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा और 60 जब 130 में से उधर जाके घटेगा तो 70 बचेगा, यानी कि 2 लंबाई बराबर 70 आएगा। तो लंबाई निकालेंगे, 2 का भाग जाएगा 70 में और 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अपन जानते हैं क्षेत्रफल के लिए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब चूँकि चौड़ाई पहले से ही 30 दी गई है और लंबाई अपन लोगों ने 35 निकाल ली है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 35 गुणित 30 इनका मल्टीपल कर देंगे तो ये 1050 आ जाएगा, मतलब 1050 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा या 1050 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर जो 17 प्रश्न का जो आंसर है वो बी नंबर का सही है, 1050 वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। आगे बढ़ते हैं अपन लोग और ये 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वें प्रश्न में एक छायांकित डिज़ाइन दी गई है, उसमें कुछ हिस्से छायांकित बनाए गए हैं और कुछ बिना छायांकित बनाए गए हैं। तो इन क्षेत्रों में ये कहा है कि इन दोनों जो आकृति है उसमें जो छायांकित वाला भाग है उसका और जो अछायांकित भाग है उसका दोनों में कितना अंतर है रेशियो एरियाज में, यानी क्षेत्रफल में। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें सभी डिज़ाइन इस तरह से अपन देख पा रहे हैं कि आयत टाइप की डिज़ाइनें हैं। सभी जितनी भी डिज़ाइन इसमें दी गई चित्र में वो सब आयत टाइप की हैं। तो आयत के जो फार्मूले होते हैं उनकी मदद से अपन लोग काम करेंगे, उसकी मदद से ही अपन लोग इसकी क्षेत्रफल पता करेंगे। तो पहले अपन लोग जो डिज़ाइन वाले आयत बने हुए हैं उन सब का क्षेत्रफल अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि आयत में कौन कौन से बने हुए हैं। तो ये अपन देख सकते हैं कि इसमें एक आयत ये बना हुआ है, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 5 है और चौड़ाई यहाँ पे 3 है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 5 तिया 5 और 3 का गुणा हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का, तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा इसका। फिर दूसरा वाला अपना देख पा रहे हैं कि इसके 3 या चौड़ाई है और 7 लंबाई है, 7 तिया 21, ये दूसरे वाले हिस्से का आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। फिर ये यहाँ से 5 इसकी लंबाई है और 3 इसकी चौड़ाई है, तो 5 तिया 15 यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा इस वाले का। और फिर लास्ट का ये 7 तिया 21 यानी कि इस वाले डिजाइन वाले क्षेत्र जो दिया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 हिस्से हैं, चारों के क्षेत्रफल अपन लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे छायांकित वाले भाग के। तो ये 15 हो जाएगा, 21 15 ऐड करेंगे तो 72 आएगा, मतलब 72 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जो खाली पड़ा क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। खाली पड़ा क्षेत्र क्या है, 5 7 35 इसका क्षेत्रफल निकल आएगा और ये 5 7 35 इधर का निकल आएगा। तो दोनों के जो दोनों हिस्से हैं वो सेम सेम है। तो ये 35 प्लस 35 अपन लोग जब जोड़ेंगे इसमें तो ये 70 हो जाएगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि छायांकित भाग में और अछायांकित भाग में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ 2 का यह डिफरेंस दिख रहा है, 72 और 70 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो इस वाले प्रश्न का जो आंसर है, जो अपन लोग प्रश्न देख रहे हैं 18 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर का सही है, 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपन लोग आगे चढ़ते हैं और आगे चलते जाए और इसमें देखते हैं कि 19वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं अपन लोग, उसमें क्या कह रहे हैं वो। तो उसमें 19वें नंबर के प्रश्न में कह रहे हैं कि स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है। तो लंबाई यहाँ चौड़ाई दी गई है और हॉल की एक छत को सपोर्ट देने के लिए हॉल के बीच में एक खम्मा बनाया गया है जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, यानी कि खम्मा खड़ा हुआ है और उसका जो क्षेत्रफल है नीचे का जो पिलर है, का मतलब जो पिलर बना हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग मीटर है।
यदि टाइल्स लगाने का व्यय 660 रुपये प्रति वर्ग मीटर होता है तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने में कितना खर्चा आएगा। तो पहले अपन लोग ये देख लेंगे कि हॉल में कितना क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ पर टाइल्स लगना है। तो पहले अपन लोग इनका गुणा कर लेते हैं। तो लंबाई 45 है और चौड़ाई यहाँ पर 30 है। तो 45 और जब 30 का गुणा किया जाएगा तो ये 1350 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। और तो 1350 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। और 1350 मीटर में से जो हिस्सा है यहाँ पे वो पिलर खड़ा हुआ है, तो वो पिलर का जो एरिया कवर करता है वो 1 वर्ग मीटर है, तो उसे अपन लोग इसमें से कम कर देंगे। तो जहाँ पे टाइल्स लगना है जिस हॉल में, तो वो जगह आ जाएगी अपनी 1349 वर्ग मीटर आ जाएगी जगह जिसमें अपन को टाइल्स लगना है। तो अब 1 वर्ग मीटर में जो चूँकि पैसा कितना खर्च होता है, 680 रुपये खर्च होता है 1 वर्ग मीटर में टाइल्स लगाने के लिए। तो अपन को 1349 वर्ग मीटर में अपन को टाइल्स लगाने है, तो इसका मल्टीपल कर देंगे और मल्टीपल अपना ये आ जाएगा 9,17,320 रुपये। तो ये अपन देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 19 प्रश्न का जो पहला वाला जो आंसर है 9,17,320 रुपये, ये नंबर का जो आंसर है वो सही है। अब 20वें प्रश्न पे आते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग बनाई गई है, दिख रही होगी आपको। और इसकी प्रत्येक भुजा की अनुदेश 3.5 सेंटीमीटर का हाशिया मतलब फ्रेम बनाई गई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये फ्रेम का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो एक तरह से ये आकृति अपन को दिख रही है कि इसमें 2 आयत बने हुए हैं, एक बाहर साइड आयत बना हुआ है और एक अंदर साइड एक आयत बना हुआ खाली वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला जो आयत बन रहा है इसमें से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटा वाला जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाली आयत का क्षेत्रफल अपन लोग कम कर देंगे। तो जो डिज़ाइन वाला जो क्षेत्रफल है, मतलब ये फ्रेम है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जिसे वो हाशिया कह रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। निश्चित है कि इसकी जो लंबाई है वो 8 है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 है। तो 8 × 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल। और जो बीच वाला जो आयत है छोटा, उसका भी अपन लोग देख लेते हैं। उसमें लंबाई अपन देख सकते हैं 1.5 इधर कम हो जाएगी, 1.5 इधर कम हो जाएगी, तो 3 कम हो जाएगी, यानी कि 8 में से 3 कम हो जाएगी तो 5 बचेगी, यानी लंबाई बीच वाले की 5 है। और चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई में से भी 3 कम हो जाएगा, तो 5 में से 3 कम होगा तो 2 आएगा, यानी कि छोटे आयत का क्षेत्रफल 5 × 2 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर वर्ग है और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर वर्ग है, तो इसमें अपन देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना हुआ। तो बचा हुआ हिस्सा जो है वो डिज़ाइन वाला आएगा, मतलब ये फ्रेम आएगी, यानी कि वो आएगा 30 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह से इस वाले 20वें प्रश्न का जो आंसर है वो बी नंबर का सही है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपन लोग 21वें प्रश्न पे आते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि एक 8 मीटर लंबा है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक कपड़ा है और उस कपड़े से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे वर्ग की बात आती है क्योंकि 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कह रहे हैं, तो लंबाई भी इतनी होगी और चौड़ाई भी इतनी होगी। और अपन जानते हैं कि रुमाल चौकोर होता है, तो अपन को 40 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा एक अपन को वर्गाकार टाइप का रुमाल उस स्थान में से काटने होंगे। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि उसका कपड़े का क्षेत्रफल कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अपन मल्टीपल कर देंगे तो कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो अपन देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में रुमाल तैयार करना है और यहाँ पे एक जो लंबाई है वो मीटर में दी गई है, चौड़ाई में भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सबको अपन लोग क्यों ना सेंटीमीटर में तैयार कर लें सब चीज़ों को। तो 8 मीटर का सेंटीमीटर बना लेंगे तो वो 800 हो जाएगा और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का अपन लोग जब पूरा सेंटीमीटर बनाएंगे तो वो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब 800 और 150 का अपन लोग गुणा करेंगे तो इस तरह से ये 1,20,000 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा थान का क्षेत्रफल। अब चूँकि एक रुमाल अपन को जो तैयार करना है वो 40 × 40 यानी कि वर्गाकार टाइप में तैयार करना है, तो एक रुमाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 × 40 यानी 1600 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। तो जब अपन 1600 का भाग देंगे 1,20,000 में तो रुमालों की संख्या आ जाएगी, यानी कि जब अपन लोग 1600 का भाग 1,20,000 में देंगे तो ये पूरा कट जाएगा और यहाँ 75 आएगा, मतलब रुमाल उसमें से 75 रुमाल बन पाएंगे उस स्थान में से। तो यहाँ 21वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें जो सी नंबर का आंसर है 75 वो सही है। आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न देखते हैं अपन लोग। 22वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि 5 मीटर लंबाई तथा
4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्वारियां बनाई गई हैं। भूखंड के प्रत्येक भाग पर घास लगाई गई है। यदि घास लगाने का व्यय 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय की गई है। तो यहाँ पे बात आती है कि 5 मीटर लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड है। तो पहले अपन लोग आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कितना क्षेत्रफल है तो इस 5 × 4 यानी कि 20 वर्ग मीटर उस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब फूलों की क्वारियाँ कैसी बनाई गई हैं तो 1 मीटर भुजा वाली क्वारी बनाई गई हैं और वो भी वर्गाकार टाइप की 5 क्वारियाँ बनाई गई हैं। तो 1 वर्ग मीटर की जब 5 क्वारियाँ बनाएंगे तो 5 वर्ग मीटर उनका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब भूखंड का क्वारी जो बनाई गई है उसमें से कितना भाग शेष बचा, क्योंकि यहाँ फूलों की क्वारियाँ लगाई गई हैं तो ये जब 5 वर्ग मीटर अपन लोग कम कर देंगे 20 में से तो भूखंड का जो क्षेत्रफल है शेष वाला भाग जहाँ पे घास वगैरह उगी है वो 15 वर्ग मीटर बचेगा। तो 15 वर्ग मीटर जगह में अपन को घास लगानी है और 1 वर्ग मीटर में चूँकि 160 रुपये लगते हैं तो 160 का गुणा अपन लोग 15 में कर देंगे। तो 160 जब 15 में गुणा करेंगे तो ये 2400 आ जाएगा, यानी कि 2400 रुपये आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो बी नंबर का सही है, 2400 रुपये। 22वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। अब 23वां प्रश्न आता है और निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। तो अपन देखते हैं 9 विद्यार्थियों को गणित विषय में प्राप्तांक यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन से विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। साफ साफ यहाँ दिख रहा है, ऊपर विद्यार्थी के नाम लिखे हुए हैं और नीचे प्राप्तांक वाली यहाँ टेबल में नाम लिखा हुआ है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं वो कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, ये अपन को यहाँ पे बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं अपन लोग इसमें कि 70 से 80 के बीच में जो बच्चे हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए वो कौन कौन है। तो अपन देख सकते हैं 78 ये भी 70-80 के बीच में आता है, कपिल है 72 इसने प्राप्त की, ये भी 70-80 के बीच में आ रहा है। और जो कला है उसने भी 73 नंबर प्राप्त किए, ये भी 70-80 के बीच में आ रहा है। और आशा इसने 79 अंक प्राप्त किए, ये भी 70-80 के बीच में आता। तो ऐसे इसमें अपन को 4 लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए अनीता है, एक कपिल है, एक कला है और एक आशा, ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 80 के बीच में अंक प्राप्त किए। इसका मतलब 4 विद्यार्थी ऐसे हैं। तो इसका 23वें प्रश्न का जो उत्तर है वो सी नंबर का सही है, 4। तो 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 80 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं अपन लोग। अब 24वां प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। तो 24वें प्रश्न में अपन लोग जब देखते हैं तो इसमें एक शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक निकलने वाली वाहनों की संख्या का एक टेबल दिया गया है यहाँ पर कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में कितने वाहन वहाँ से गुजरते हैं। तो ऊपर वाहनों का नाम दे रखा है और नीचे वाहनों की संख्या दी गई है। तो वाहन बस जो है 16 निकल जाती हैं उस समय 10 से 11 के बीच में, ट्रक 9 निकल जाते हैं, स्कूल की बस 22 निकल जाती हैं उस समय में, और कार की बस 41 निकल जाती हैं, और मोटरसाइकिल उस समय में 85 निकल जाती हैं। तो यहाँ सवाल में पूछ क्या रहे हैं, चौराहे से 10 बजे से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन सबसे कम निकलता है। तो अपन देख सकते हैं इसमें सबसे कम कौन है, ट्रक ही है। देखो ट्रक ही सबसे कम है, तो ट्रक यहाँ पे इस समय के दौरान बहुत कम संख्या में निकल रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा चारों में से वो सी नंबर का सही होगा, ट्रक। तो 24वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का जो ट्रक है वो सही है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न देखते हैं। तो 25वें प्रश्न में अपन लोग जब देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है किसी कंपनी द्वारा 6 माह में बनाए जाने वाले बिजली के बल्बों की संख्या यहाँ पे दी गई है और एक पैमाना क्रिएट किया गया है कि एक बल्ब का डिज़ाइन मतलब 100 बल्ब 1000 बल्ब को बता रहा है। एक बल्ब का जो डिज़ाइन है वो 1000 बल्ब को यहाँ दर्शा रहा है। इस तरह से सवाल में एक पैमाना क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। तो यह जनवरी में 4 बल्ब है तो ये 4000 हो जाएंगे, अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर। और फरवरी में 5 बल्ब हैं तो ये 5000 हो जाएंगे, क्योंकि एक बल्ब का मतलब 1000 है ना, इसलिए। और मार्च में 8 बल्ब हैं तो ये 8000 हो जाएंगे। अप्रैल में 7 बल्ब है तो 7000 हो जाएंगे। मई में ये 6 बल्ब है तो 6000 हो जाएंगे। और जून में ये 5 बल्ब है तो 5000 हो जाएंगे। अब यह सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा है कि किन 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब का निर्माण किया है। तो हम लोग सिंपल सी बात है, इसमें देख सकते हैं कि आंकड़े कौन कौन से महीने में सही आ रहे हैं। तो देखो देख सकते हैं फरवरी में जो है 5000 आ रहा है, देखो फरवरी में 5000 आ रहा है यहाँ पर, और नीचे लास्ट में जून में 5000 आ रहा है। तो इसका मतलब फरवरी और जून में आंकड़े एक जैसे हैं। तो इस सवाल में लिखा था कि 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब निर्माण किया, तो महीने कौन से हैं, वो फरवरी और जून हैं। तो इस सवाल का जो है वो डी नंबर का जो आंसर है वो सही है। तो आगे चलते हैं अपन लोग, अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। 26वां प्रश्न आया है। 26वें प्रश्न में देखते हैं उसमें क्या दिया है।
26वें प्रश्न में ये लिखा है कि कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति बताई गई है। मतलब एक ये डिजाइन बनाया गया एक स्टेचू टाइप का ये वो 5 छात्राएं बता रहा है। मतलब ये डिज़ाइन एक बॉडी टाइप की बनाई गई है एक डिजाइन मनुष्य की, तो ये इस एक डिजाइन ये 5 छात्राओं को यहाँ पे बता रही है। तो सोमवार में अपन देख पा रहे हैं कि 7 यहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई, तो 7 पना 35 होगा। यहाँ पर सोमवार को 35 छात्राएँ आई यहाँ पर, मंगलवार को यहाँ पर 6 हैं तो 5 छक्के 30 हो गए, यहाँ पर 30 छात्राएँ हो गई। बुधवार को यहाँ पर 5 हैं तो 25 हो गई। गुरुवार को यहाँ पर 9 आए तो 9 पना 45 छात्राएँ हो गई। शुक्रवार को यहाँ पर 7 आए 7 पना 35 छात्राएँ हो गई। शनिवार को 6 आई यहाँ पे तो 6 पंजे 30 छात्राएँ हो गई। तो ये हर दिन की यहाँ छात्राएँ आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि गुरुवार और बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। तो गुरुवार और बुधवार को देख लेते हैं। तो गुरुवार और बुधवार कहाँ है, तो गुरुवार बुधवार में ये 25 आती हैं और गुरुवार में ये 45 आती हैं। तो देख पा रहे हैं 45 और 25 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो निश्चित है कि इस सवाल में ये जो बी नंबर का जो आंसर है वो 20 वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग और 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, फिर से एक डिज़ाइन दी गई है यहाँ पर। किसी क्रिकेट के खिलाड़ियों द्वारा एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या निम्न चार्ट में प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पे एक जो मोनो बनाया गया है, एक लापिंग टाइप का एक फेस बनाया गया है और इस फेस का मीनिंग 10 रन से है। ये कह सकते हैं अपन लोग, ये बॉल बनाई गई है इस लापिंग टाइप की। इस बॉल का जो पैमाना है वो उसका मतलब 10 रन यहाँ पर है। तो ये प्लेयर दिए गए, प्लेयर के नाम दिए गए, आदर्श, पीटर, संजय, अनुज, अंकित, आविद और पंकज, इनके सबके रन दिए गए हैं। तो ये 3 मोनो को 3 डिज़ाइन का मतलब 30 हो जाएगा, क्योंकि एक का मतलब 10 है ना, 10 के 30 हो जाएंगे। पीटर के पास ये 6 है तो 6 पंजे 30 हो जाएंगे, 6 धाम 60 हो जाएंगे। और संजय के पास 8 है तो 8 धाम 80 हो जाएंगे। अनुज के डिज़ाइन में ये 5 है तो 50 हो जाएंगे। अंकित के में ये 4 है तो 40 हो जाएंगे। आविद के में ये 7 है तो 70 हो जाएंगे, 7 धाम 70। और पंकज के में ये डिज़ाइन 6 है तो 6 धाम 60 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सबके ये रन निकल आए यहाँ पर। अब क्या पूछ रहे हैं नीचे, तो ये पूछ रहे हैं कि मैच में रनों के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। तो सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, आप खुद देख सकते हैं, इसमें डिज़ाइन में दिख रहा होगा। तो ये 80, तो अपन देख लेते हैं संजय के जो रन है सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये इस सवाल का जो आंसर है वो बी नंबर का संजय सही होगा। आगे बढ़ते हैं और 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई सारणी विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा रविवार के दिन टीवी देखने की संख्या को घंटों में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक टेलीमार्क दिया गया है। टेलीमार्क चिन्ह की सहायता से एक बारंबार सारणी बनाई गई है। तो टेलीमार्क को अपन लोगों ने पहले डिजिट में कन्वर्ट कर लिया विद्यार्थी संख्या को। अपन लोग ये 4 डंडे मतलब 4 होता है, और 4 को जब एक काट देते हैं अच्छा तो वो 5 को दर्शाता है। तो 5 दूनी ये 10 हो जाएंगे यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 5 15 हो जाएंगे, 5 तिया 15 और 17 हो जाएंगे, और 5 और ये 4 9 हो जाएंगे। तो इस तरह अपन जोड़कर संख्या को देखो 55 आ गए यहाँ पर, कुल विद्यार्थी 55 यहाँ पर हो गए। तो वो कह रहे हैं टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या कितने हो गए विद्यार्थी, पूरे टोटल 55 हो गए। तो इस सवाल का जो आंसर है वो बी नंबर का 55 जो है वो सही है। अब 29वां प्रश्न आता है। तो 29वें प्रश्न में क्या, एक बारंबार सारणी दी गई है जिसमें वर्ग अंतराल में दिया गया 50 के अंतर से ये टेबल दी गई है वर्ग अंतराल में, और बारंबारता दी गई है उनके करेस्पॉन्डिंग साथ में। तो वो तालिका में क्या पूछना चाह रहे हैं कि तालिका में ये साफ साफ कह रहे हैं वो सवाल में, ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250-300 की बारंबारता क्या है। तो इस अंतराल में 250-300 के बीच में जो अंतराल है उसमें कितनी बारंबारता, तो सामने अपन देख सकते हैं 250-300 के सामने 143 है। तो 143 बारंबारता सबसे कह सकते हैं इसकी करेस्पॉन्डिंग 143 बारंबारता है। तो सवाल का आंसर जो है वो सी नंबर का सही होगा, 143। अब अपन लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 केले खाने के लिए दिए और विद्या ने कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया, शेष केले प्रताप को दे दिए। प्रताप को कुल कितने केले मिले। तो बात यहाँ पे आती है कि विद्या द्वारा खाए गए केले, तो अपन जाने 5 केले उसके पास थे और 2/5 हिस्सा उसने खाया था विद्या ने। तो 5 का 2/5 हिस्सा जब निकाला तो वो 2 केले यहाँ पर आ गए, और कुछ 5 केले हैं। तो 2 केले जब वो खा चुका है विद्या, तो बचे कितने, 3 बचे। तो प्रताप द्वारा खाए गए केले 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो उत्तर है तीसरे प्रश्न का वो ए नंबर का 3 सही है। अब हम लोग 31वें प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे 31वें प्रश्न में डिजाइनें दी गई हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो दी गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग
1/5 का 3 हिस्से हैं, मतलब 5 में से 3 हिस्से लेकर बनाया गया डिज़ाइन है। तो दर्शाता है 3/5 यहाँ पे दर्शाता है। कौन सा चित्र दर्शा रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, मतलब 5 हिस्से बनाए गए हैं, उनमें से 3 हिस्से डिज़ाइन हो रहे हैं। तो अपन देख सकते हैं कि ये 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, और 5 हिस्सों में तीन हिस्से ये काले काले डिज़ाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो डिज़ाइन है ये 3/5 भिन्न को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये 31 प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही है। अब हम लोग 32वें प्रश्न पे आते हैं। तो रानू के पास 20 कंचे हैं और रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। तो रेशमा के पास कितने कंचे होंगे? तो रेशमा के पास चूँकि रानू के 20 कंचों का भाग अपन लोग 1/5 भाग निकालेंगे जब 20 कंचों का, तो रेशमा के पास कंचे हो जाएंगे 20 का 1/5 भाग, यानी कि 5 का जब भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि रेशमा के जो पास जो कंचे हैं वो 4 हैं। तो 32वें प्रश्न का जो उत्तर है वो ई नंबर का 4 सही है। 33वें प्रश्न पे आते हैं। उसमें 33वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम के साथ गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न से कौन सा हो जाएगा? तो पहली बात ये बता दूं कि किसी संख्या का जब व्युत्क्रम अपन लोग निकालते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, मतलब हर उसका अंश बन जाता है और अंश उसका हर बन जाता है। तो यहाँ 5/9 में अपन को 3/5 के व्युत्क्रम का गुणा करना है, मतलब 3/5 के व्युत्क्रम का मतलब 5/3 का गुणा करना है। कहने का मतलब ये होगा तो 3/5 का जो व्युत्क्रम होगा वो 5/3 होगा। तो 5/3 का जब इसमें गुणा करेंगे देखते हैं क्या आता है। तो अपन लोग 5/9 में 3/5 का जो व्युत्क्रम था मतलब उल्टा, यानी कि 5/3 का अपन ने गुणा किया तो ये 5 25 हो जाएंगे और 9 27 हो जाएगा। तो ये 25/27 यहाँ पर आएगा। 33वें प्रश्न का जो आंसर है उसी नंबर का सही है, 25/27। आगे बढ़ते हैं तो 34वां प्रश्न आता है। 34 प्रश्न को देख लेते हैं। तो श्याम के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज़ की पट्टी है और वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटना चाहता है। तो उसको कितनी पट्टियाँ प्राप्त होंगी? तो सिंपल सी बात है कि 6 सेंटीमीटर वाली जो पट्टियाँ हैं उनमें अपन लोग 3/2 सेंटीमीटर वाली पट्टियाँ बनाना चाहते हैं, मतलब 1.5 सेंटीमीटर वाली पट्टी बन जाएगी। तो 1.5 सेंटीमीटर का अपन लोग 6 सेंटीमीटर में भाग दे देंगे तो पट्टियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो लंबी पट्टी की वो लिख देंगे कितनी लंबाई लंबी पट्टी और बटे छोटी वाली कागज़ की पट्टी। तो लंबी पट्टी कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है और छोटी कितनी है? 3/2 यानी कि 1.5 की है। तो अपन जब भाग देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और ये 4 आ जाएगा, मतलब पट्टियों की संख्या 4 आ जाएगी। तो 34वें प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर का 4 सही है। अब 35वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ परिमाप आयताकार जब बात आती है तो लंबाई चौड़ाई की बात चलती है। तो यहाँ पे चूँकि चौड़ाई 11/4 दी गई है तो हम लोग परिमाप से लंबाई पता कर लेंगे कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई प्लस 2 और चौड़ाई का मान 11/4 दिया गया है। तो इसको जब ये गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 11/2 आ जाएगा कट कर, 2 दूनी 4। 11/2 जब 13 में से घट जाएंगे और लघुत्तम लेकर ये 26 माइनस 11/2 आ जाएगा, यानी कि 15/2 आ जाएगा। और 2 का जब यह नीचे भाग जाएगा इधर तो 15/4 हो जाएगा, यानी लंबाई 15/4 सेंटीमीटर होगी। तो 35 मिनट का जो आंसर है वो डी नंबर का सही होगा, 15/4 सेंटीमीटर। 36वें प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है। तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात चल रही तो समद्विबाहु का मतलब क्या है? 2 भुजाएं बराबर वाला त्रिभुज है और एक आधार दे रखा है 4/3। तो अपनी यहाँ बात करते हैं तीनों भुजाओं का जब योग करेंगे अपन लोग, तो अपन जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान वाली भुजाएं हैं उनको अपन लोग एक भुजा को x मान लेते हैं। तो दोनों भुजाएं मिलकर कितनी हो जाएंगी? 2x हो जाएंगी और ये आधार है, मतलब तीनों भुजाएं हो जाएंगी। तो 2x प्लस 4/3 जब ऐड करेंगे तो वो परिमाप के इक्वल आएगा, यानी कि 62/15 आएगा। और ये 4/3 जब इधर जाके घट जाएगा राइट साइड जाके पक्षांतर होने पर तो माइनस का हो जाएगा और सॉल्व करने पर ये 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 62 माइनस 20 आ जाएगा तो ये 42/15 हो जाएगा। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये चूँकि मान यहाँ पे x नहीं निकालना है, इसमें साफ साफ लिखा है 2 भुजाओं की माप बताना है, इकट्ठी बताना है, मतलब उनको भुजाओं का योग ही बताना है यहाँ पर। तो ये 2x ही रह जाएगा। तो 2x का मान 42/15 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि दोनों भुजाओं का योग 42/15 होगा। तो 36 प्रश्न का आंसर जो डी नंबर का सही है, 42/15 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न आता है और 37वां प्रश्न ये देखते हैं अपन लोग। इसमें लिखा हुआ है कि शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था जिसका 3/4 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दे दिया है और उसकी बहन ने कुर्ता सिलवा कर उसे
मिले हुए कपड़े का आधा भाग उसको शिवा को वापस कर दिया है, तो शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस किया गया है। तो सिंपल सी बात है, पहले अपन लोग 10 मीटर का 3/5 भाग निकाल लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि बहन को जो कपड़ा मिला है वो 10 का 3/5 भाग मिला है, तो 10 का 3/5 जब निकालेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 मीटर आ जाएगा, यानी कि बहन को जो मिला कपड़ा वो 6 मीटर है। अब शिवा को वापस कितना किया गया है, वापस किया गया कितना, 1/2 हिस्सा वापस किया गया उसमें से जो आया था, मतलब 6 मीटर जो कपड़ा मिला था उसमें से उसने 1/2 हिस्सा वापस कर दिया है। तो शिवा के पास, शिवा को जो वापस मिला कपड़ा वो देख लेते हैं। 6 का 1/2 भाग निकालेंगे अपन लोग, 2 से ये कट जाएगा, 3 बार 3 मीटर आएगा। तो सिंपल सी बात है कि शिवा के पास जो वापस कपड़ा मिला है वो 3 मीटर मिला है, यानी कि 37 का जो आंसर है वो बी नंबर का 3 मीटर सही है। अब 38वां प्रश्न आता है, तो उसको देख लेते हैं यहाँ। तो रीता के पास कुछ आम थे रीता के पास, और उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग राजेश को दे दिया है, श्याम को दे दिया है। राजेश को कुल 4 आम मिले, तो रीता के पास कुल कितने आम थे। तो अपन सपोज कर लेते हैं कि रीता के पास मान लो x आम थे, तो x का 2/7 भाग उसने कितना हो गया, 2/7 भाग 4 हो गए, क्योंकि जो आमों की संख्या राजेश को मिली है वो 2/7 भाग ही है ना, और वो 4 आम मिले हैं उसको, तो x का 2/7 यानी कि बराबर 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 चुके 28 हो जाएगा, 2 का भाग जाएगा इसमें तो 14 आ जाएगा, यानी कुल आम कितने आ जाएंगे। रीता के पास जो आम थे वो कितने हो जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो रीता के पास जो आम थे वही यहाँ पूछ रहे हैं सवाल में, तो ये 38 नंबर का जो प्रश्न है वो उसका बी नंबर का जो आंसर है 14 वो सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसमें लिखा हुआ है 10 पे घात 100 लिखा हुआ है यहाँ पर, का मान निम्न में से किसके समान होगा। सिंपल सी बात है कि 10 पे घात 100 लिखा हुआ है, तो ये कौन से इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा है विकल्प जिससे सॉल्व होकर 10 पे घात 100 बन जाएगा। तो देखो ये तो बन नहीं सकता, ये तो ऐड हो नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा। और ये अपन जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर 10 और 10 की 50-50 घात चढ़ी हुई है, तो 10 आधार समान होकर घातें जुड़ जाएंगी, 10 पे घात 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है बी नंबर की, ये सवाल में जो 10 पे घात 100 दिया है इसको बना सकती है। इसका मतलब 39 नंबर का जो सवाल है उसका जो आंसर है बी नंबर का 10 पे घात 50 इंटू 10 पे घात 50 सही है। आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो अपन लोग जानते हैं यहाँ पर 3 पे घात 0 लिखी हुई है, प्लस 2 पे घात 0 लिखी हुई है, और मल्टीपल में 5 पे घात 0 लिखा हुआ है, का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब किसी संख्या पे 0 घात लगी रहती है तो उसका मान 1 होता है। तो चूँकि 3 पे घात 0 इसका मान 1 हो जाएगा, 2 पे घात 0 इसका मान भी 1 हो जाएगा, और 5 पे घात 0 इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 × 1 हो जाएगा, 1 + 1 × 1 यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ कहने का मतलब। तो 40 मिनट का जो उत्तर है वो बी नंबर का 2 सही है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए नेस की तैयारी के लिए 40 प्रश्न मैंने यहाँ अवधारणाओं के साथ यहाँ सॉल्व किए हैं, और आगे के जो 40 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न अपने जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं 40 प्रश्न तैयार करूँगा, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में 40 प्रश्न और तैयार करूँगा आपके लिए। तो निश्चित है बच्चों आपको समझ में आएगा, इनको जब बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो इनकी अवधारणाओं के साथ आप जब इन सवालों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे इनको, तो आपके दिमाग में ये बातें बस जाएंगी, और आप 12 नवंबर को जो होने वाला नेस का पेपर है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद बच्चों।